इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान तारीखी मुज़ाकरात का पहला राउंड मुकम्मल हो चुका है। अगरचे इस बैठक में कोई तहरीरी मुआहदा तय नहीं पाया, मगर अमरीकी वफ्द इसे एक बड़ी पेशरफ्त करार देकर अपनी फाइनल ऑफर तेहरान के हवाले कर चुका है। दूसरी जानिब ईरानी वफ्द के सरबराह बाकर कालिबाफ का यह कहना है कि अमरीका ईरान के उसूलों को समझ चुका है, अब गेंद वाशिंगटन के कोर्ट में है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कई पेचीदा नुकात पर मुफाहमत की नवीद सुनाई। उनके बकौल इतने बड़े तनाज़े का एक ही नशिस्त में हल होना मुमकिन ना था। उन्होंने पाकिस्तान समेत दोस्त ममालिक से मुशावरत और सिफारतकारी के दरवाजे खुले रखने का आज़म जाहिर किया। यूं दोनों फरीक बातचीत को यकसर ख़त्म करने के बजाय जारी रखने के इशारे दे रहे हैं, जो मुस्तकबिल के लिए एक हौसला अफजा बात है। इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज बनकर उभरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार और बिलखुसूस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अंतक सिफारती कोशिशों को आज आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। अब इसमें सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या तेहरान अमरीकी फाइनल ऑफर पर आमादगी जाहिर करेगा, क्या वाशिंगटन ईरान के नुकात पर मजीद लचक दिखाएगा। आज इस अहम तरीन मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। नदीम मलिक साहब, अब तक होने वाली पेशरफ्त आपकी नज़र में क्या है, आप इसको क्या समझते हैं? और नायब अमरीकी सदर JD वेंस का ये कहना खास करके हमारी ये ऑफर फाइनल है, क्या ये ईरान पर कोई दबाव बढ़ाने की कोई टैक्टिक्स हो सकते हैं, आप ये समझते हैं, या मुज़ाकरात के लिए खिड़की वो खुली छोड़ रहे हैं, क्या समझते हैं आप? अभी तक की जो पेशरफ्त है वो मुस्बत है और 24 घंटे के अंदर या 21 आवर्स जो उन्होंने कहा कि 21 घंटे हमारी बातचीत रही, उससे 50 साल पुराना मसला एक ही नशिस्त में तो ये तवक्को रखनी बहुत ही ज्यादा होगा। बात की एक ही दफा वो बैठे और रातों रात सारे मसाइल तय हो जाए, तो मेरे ख्याल में जो 24 घंटे की पेशरफ्त है वो बहुत पॉजिटिव है और दोनों फ्रीकैन ने इस बातचीत के सिलसिले को तोड़ा नहीं है, बल्कि इसको जारी रखने का इंदिया दिया, जो एक और मुस्बत इशारा है। जो अमरीकी नायब सदर का बयान है कि ये हमारी फाइनल ऑफर है, वो फाइनल ऑफर और रेड लाइन ये बातचीत में दूसरे को दबाव में लाने के लिए इस तरह के अल्फाज का चुनाव किया जाता है, लेकिन ये बातचीत का सिलसिला इनका आगे चलेगा, क्योंकि 3-4 जो बड़े मुतनाज़ा इश्यूज हैं दोनों आगे गिव एंड टेक करेंगे इसके ऊपर। उसमें हॉर्मोज का मसला है, लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह वाला मामला है उसके ऊपर क्या होना है, जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम की इन्रिचमेंट लेवल को कहाँ पर कैप करना है और सिविल न्यूक्लियर यूज में अगर इस्तेमाल होना है तो वो जो 3.67% ओमान में एग्री हुआ था वहीं तक होगा या उससे आगे मजीद कोई गुंजाइश है या नहीं है। जो स्टॉक पाइल्स के मतलब कहा जाता है कि कोई 440 या 450 केजी के करीब उनके पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, उन स्टॉक पाइल्स का क्या करना है, उसकी वो IAEA निगरानी करेगी या कुछ और होगा। तो ये 3-4-5 बड़े इश्यूज हैं और हुकूमत को बंदिश जो है उसको खोलने का तरीकाकार और ईरान का ये दावा कि उसका मुकम्मल कंट्रोल होगा हॉर्मोज के ऊपर और अमेरिका का कहना कि नहीं वो इंटरनेशनल वाटरवेज की तरह खुले रहेंगे। तो ये कुछ 3-4-5 बड़े नुक्ते हैं, आगे बढ़ेंगे दोनों फ्रीकैन, उम्मीद ज्यादा यही है। अगर वो अटकेंगे तो दोनों का नुकसान होगा, दोनों में विलिंगनेस है और डिजायर है आगे बढ़ने की, क्योंकि अमेरिका का भी फायदा इसमें जुड़ा हुआ है और ईरान का भी इसमें फायदा जुड़ा हुआ है। ईरान चाहता है उससे सैंक्शंस खत्म हो जाएं, उसके जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो अनफ्रीज कर दिए जाएं, तो इन सब के लिए एक एक कदम आगे चलेंगे तो गुंजाइश पैदा हो जाएगी। जी नदीम मलिक साहब, ये भी कहिएगा कि पहला राउंड तो ख़त्म हो गया है, लेकिन दोनों फरीकैन की जानिब से इस तरह की बातें हो रही हैं कि वो मुज़ाकरात को जारी रखना चाहते हैं, काफ़ी पॉजिटिव बात है। पॉजिटिव है और मुझे कभी उम्मीद यही है कि आगे बढ़ेंगे। बहुत बेहतर और मुनासिब ये होगा कि ये जल्दी आगे बढ़े, ज्यादा तवालत इख्तियार ना करे, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ जितना अरसा मजीद बंद रहेगी वैसे वैसे दुनिया के ऊपर दबाव बढ़ेगा। ईरान सोचता है कि ये उसका ताकतवर तरीन हथियार है, लेकिन ताकतवर तरीन हथियार की भी एक लिमिट होती है उसको इस्तेमाल करने की। उस लिमिट को आप क्रॉस कर दें तो जिस तरह वो न्यूक्लियर डेटरेंस का कहते हैं ना, डेटरेंस तब तक है जब तक आप इस्तेमाल ना करें, इस्तेमाल कर लें फिर तो डेटरेंस खत्म हो जाएगा ना, दूसरी फ्रीक जो है वो भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरीके से आबना हुर्मुज़ की भी एक हद तक कफादियत है, उस हद के अंदर रहते रहते इन्हें एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। और अमेरिका भी जो रोज जंग की धमकियां देता है उसको भी गुरेज करना चाहिए और जल्द से जल्द कोशिश करनी चाहिए कि इत्तेफाक राय हो जाए, उसमें अमेरिका का भी भला। इसराइल इस मामले में स्पॉइलर है, इसराइल के ऊपर नजर सबको रखनी चाहिए कि कोई नया फिसाद न खड़ा कर दे, जैसे वो लेबनान में हमने कर करके उसने बहुत बड़ी टेंशन पैदा की हुई। जी नदीम मलिक साहब, अभी जब JD वेंस ने भी बात की तो उन्होंने भी पाकिस्तान के किरदार को खासा सराहा और लाजमी तौर पर ये हम सब मान रहे हैं, पूरी दुनिया मान रही है कि इतने बड़े एक बहुत बड़े जंग को टेबल टॉक तक लेकर आना, मुज़ाकरात तक लेकर आना बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी भी है हमारी। इसमें जितने पाकिस्तान ने एफर्ट्स किए हैं यहाँ तक आना, कितनी बड़ी कामयाबी आपको लगती है ये हमारी?
इन दोनों फ्रीकैन को बिठा देना ही पाकिस्तान की कामयाबी थी, क्योंकि 50 सालों से तो आपस में बैठे ही नहीं है, बैठे ही दूर दूर से कभी धमकियां देते हैं और कभी एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो जाते हैं। ईरान की लीडरशिप को उसने इसराइल ने असैसिनेट किया और अमेरिका उसका हर दफा हमनवा और साथी बनता था। तो ये पहला मौका है कि पाकिस्तान ने 79 के बाद इनको इकट्ठा बिठा दिया। तो पाकिस्तान ने तो जितना खुलूस और इखलास के साथ इस अमल में सहूलतकारी कर सकता था सफारती अमल की, वो मुकम्मल तौर पर की है। और इस मामले में फील्ड मार्शल भी और मुंतखब हुकूमत के इसाकदार आई थिंक बड़ा सेंट्रल रोल था उनका सफारतकारी के मैदान में, और साथ प्राइम मिनिस्टर जहाँ उनकी जरूरत पड़ती थी। तो ये तीनों अफराद ने बहुत एक्टिवली लीड रोल में इसमें आसिम मुनीर साहब थे, लेकिन दोनों बाकी जो अफराद हैं उन्होंने भी पूरा साथ दिया और ये अमल यहाँ तक जहाँ तक पहुंचा है, इसमें इन तीनों का बड़ा सेंट्रल रोल है। इस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए, दुआ ये मांगनी चाहिए कि ये टूटे ना, और यहीं से एक इस्लामाबाद डिक्लेरेशन आए जिसका जो प्रोसेस है वो आगे चल पड़े ईरान के लिए भी, और मिडिल ईस्ट के वो ममालिक जिसमें लेबनान शामिल है, सीरिया शामिल है, या बाकी वो ममालिक जहाँ पर तनाज़ात हैं, यमन है, उन तनाज़ात के हल के लिए भी अगर कोई पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से ही कोई खुशी की खबर निकले तो और भी अच्छा होगा। नदीम मलिक साहब, थोड़ा सा अगर हम फ्यूचरिस्टिक होकर सोचें तो अभी तक जो कुछ चल रहा है, अभी ये मुज़ाकरात थोड़े लंबे होते भी नजर आ रहे हैं। ये पहला राउंड है, दूसरा होगा, तीसरा होगा, तब जाके ये बात पाए तक मील तक पहुंचेगी। आपको इसमें पाकिस्तान का रोल आगे कैसे दिख रहा है? पाकिस्तान इसी तरह एक ब्रिज की तरह इन दोनों के दरमियान सालसी का किरदार पेश करता रहेगा? पहले तो उन दो ममालिक की रजामंदी होनी चाहिए ना। जिन दो फ्रीकैन में तनाजा है वो फ्रीकैन राजी हो तो फिर पाकिस्तान कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए जो अगर उनको इंकरेज करना है इंकरेज कर सकता है। कहीं सऊदी अरब की सपोर्ट चाहिए होगी तो सऊदी अरब को पाकिस्तान इंगेज कर सकता है। कहीं चाइना की मदद चाहिए तो पाकिस्तान चाइना को इंगेज कर सकता है। पाकिस्तान के पास बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन पहले तो दोनों फ्रीक जो है वो रजामंदी दिखाएं कि हाँ हमने इस इशू पे आगे बढ़ना है। ये वजह तनाजा है, हम ये मांग रहे हैं, ईरान ये कह रहा है, तो उनको गैप को ब्रिज करने के लिए पाकिस्तान यकीनन एक मौसर किरदार अदा कर सकता है। लेकिन दुआ ये करें कि ये सिलसिला जल्दी आगे बढ़ जाए। पूरी दुनिया का इसमें भला है, यूरोप इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर एनर्जी प्राइसेस कल सुबह दोबारा जो 110-12 पे अगर WTI और ब्रेंट की प्राइसेस कोट होती हैं, जो पॉसिबिलिटी है टॉक्स टूटने के बाद दबाव आएगा ऑयल मार्केट के ऊपर, तो यूरोप में और अमेरिका में और एशिया में सब जगहों पे एक ही जैसा दबाव आएगा। यूएस की पोजीशन बाकियों से ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि यूएस ट्रेजरी से पैसा निकल के पिछले 2-3-4 सालों में बहुत तेज रफ्तारी के साथ गोल्ड की तरफ लोगों ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। जो ट्रस्ट था डॉलर के ऊपर एक एज ए सेंट्रल करेंसी, वो टूटा है दुनिया का, या टूटा नहीं है तो कमजोर जरूर पड़ गया। चाइना ने, बाज दीगर ममालिक ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो यूएस ट्रेजरी से निकालना शुरू कर दी है। तो जैसे ही वोलेटिलिटी बढ़ेगी ये पेट्रोलियम प्राइसेस की, तो वैसे वहाँ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आएंगे, उनके सेंट्रल बैंक एक्ट करेंगे, तो यूएस की इकोनॉमी क्या उस मार को बर्दाश्त कर लेगी? अमेरिका को इस पर सोचना चाहिए। उसका वोटर इसलिए नालायक, वो राजी नहीं है इस ईरान वाली जंग के मामले में कि उनकी इकोनॉमी पहले बैठी हुई है, वहां पर सूरत बहुत अच्छी नहीं है। यूरोप की इकोनॉमी बैठी हुई है, और वहां अगर एनर्जी प्राइसेस का मजीद दबाव आता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ के मौके वहां पहले से और कम हो जाएंगे। तो इस वजह से पूरी दुनिया खाइफ है कि ये मसला और बिगाड़ की तरफ न जाए बल्कि सुलझाव की तरफ चल जाए, तो इसमें सबका भला इसी में। जी ठीक है नदीम मलिक साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।